हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी प्रचार के आंदोलन व संस्थाएं। जो भी मैंने ये टॉपिक रखे हैं इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में बनने ही चाहिए और बनते भी हैं। देख लेते हैं। पहला है टॉपिक हमारा खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाली कृतियाँ। जो खड़ी बोली का प्रचार प्रसार हुआ था उसमें कौन कौन सी कृतियाँ थी जिनका योगदान था। सबसे पहली है भाषा योग विशिष्ट, जो कि राम प्रसाद निरंजनी की है। इसमें से मैचिंग वाला क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी, जो कि इंशाल्लाह खान द्वारा लिखी गई है। सुख सागर मुंशी सदा सुख लाल द्वारा, इसका मैचिंग भी आ जाता है। प्रेम सागर लल्लू लाल की है। नसीकोतोपाख्यान सदिल मिश्र की है। इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। सत्यामृत प्रवाह श्रद्धा राम फुलोरी की है। और भागवती उपन्यास है भाग्यवती, वो श्रद्धा राम फुलोरी की है। ये इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं जो खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में योगदान देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृत चेतना जागृत करने वाली आधुनिक कालीन संस्थाएं। इसमें से तो एक क्वेश्चन 100% आता है और ये हर बार पूछा जाता है। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा 1839 और ये देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फूले। प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र के सहयोग से। रामकृष्ण मिशन 1896 स्वामी विवेकानंद। थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 एनी बेसेंट। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रनाडे। अभिनव भारत संस्था 1904 वीडी सावरकर। विश्व भारती 1912 रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। आर्य समाज की स्थापना 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की 1905 में हुई थी स्थापना। और कौन थे संस्थापक? गोपाल कृष्ण गोखले। इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1893 में राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्रलिपि नागरी के प्रचार प्रसार हेतु नागरनी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाली संस्थाएं हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है नागरनी प्रचारणी सभा 1893, कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 में। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में। हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 में। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 में। असोम राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 में। बम्बई हिंदी विद्यापीठ मुंबई 1938 में। महाराष्ट्र राजसभा पुणे 1945 में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना 1947 में। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ 1964 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली 1975 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे और थी केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हिंदी प्रचार समिति केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम। ये इम्पोर्टेंट है, हो सके तो इनका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के बारे में। इसमें से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, पढ़ लेते हैं। ये संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा
कहलाती है। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 341 के अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी लिपि को के रूप में मान्यता मिली है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांत के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 344 क्या कहता है? 344 के अनुसार प्रारंभ के 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सके। साथ ही अंग्रेजी न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्वरूप विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप तथा संघ की राज्य भाषा तथा राजभाषा या एक दूसरे के राज्य के बीच की भाषा संबंधी सुझाव देगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 345। ये क्या कहता है? 345 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार किया जाएगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत रहेगा। यानी कि जो विधानमंडल है, राज्यों के जो विधानमंडल है, वहाँ पे या तो हिंदी यूज़ होगी या उस राज्य की भाषा, जैसे कि पंजाब में आप जाते हो तो पंजाबी, गुजरात में गुजराती, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अंग्रेजी यूज़ की जाएगी, अंग्रेजी भाषा का चयन होगा, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच तथा किसी राज्य और संघ के सरकार के बीच पत्र आदि की राज्य भाषा होगा। याद रखिएगा 345 क्या कहता है कि किसी जो राज्य के बीच की जो उनकी भाषा है, राज्य विधानमंडल की जो भाषा है, और 346 का कहता है दो राज्यों के जो आपस में वो बात करना चाहते हैं, पत्रों के द्वारा जो भी बात करना चाहते हैं, वो उसकी राजभाषा की बात की गई है, ठीक है। राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेंगे तो उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। 347 क्या कहता है? यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह चाहता है कि इसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस राज्य में मान्यता दी जाए या इस नियत से मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वो विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए, ठीक है। 345 में क्या कहा था कि जो उस विधानमंडल की भाषा होगी, बस ये शॉर्टकट की याद कर रखिएगा। 346 में क्या कहा था? दो राज्यों के बीच में जो भाषा होगी, ठीक है। और 344 में क्या बात की गई थी कि राष्ट्रपति आदेश देगा, ठीक है। उसके बाद से 347 में क्या बात की गई है? यदि किसी राज्य की बड़ी जनसंख्या है, वो वहाँ की जनसंख्या वो चाहती है कि जो हम भाषा बोल रहे हैं, मातृभाषा जो उनकी है, उस भाषा को वो कह रहे हैं उस राज्य में मान्यता दी जाए, तो उसके लिए क्या राष्ट्रपति निर्देश दे सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 348। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है, 1-2 बार तो आ चुका है, चाहे ऑप्शनल में आया हो चाहे सीधा भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर, अगर क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे तो। 348 के अनुसार जब संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट की बात की गई है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। कौन सी भाषा में होगी? अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन पूछ सकता है किस भाषा में होगी, इम्पोर्टेंट लाइन है। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के विधायकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनियमों आदि की भाषा भी क्या होगी? अंग्रेजी ही होगी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है।
और 349 क्या कहता है? 349 के अनुसार राज्य भाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन, कोई भी विधेयक, कोई बिल लेकर आता है या उसमें संशोधन के लिए कोई बिल लेकर आता है, पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी ही होगी। भी अगर कोई विधेयक लेके आता है, हम ऐसा नहीं ऐसा करना चाहते हैं, किसी को जोड़ना चाहते हैं, किसी अन्य कोई भी भाषा को जोड़ना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर उन सिफारिशों को गठित रिपोर्ट या विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है 350 अनुच्छेद क्या कहता है? इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थित संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अब आवेदन देने का हकदार होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 351। इसमें सरकार के उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। 8वें अनुसूची में भाषाएं कौन सी शामिल है? वो 22 भाषाएं शामिल है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। ये 22 भाषाएं हैं जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अच्छा, मुझे ये बताओगे कि इनमें से कौन कौन सी भाषाएं कब सम्मिलित की गई थी? जो भी ये भाषाएं हैं कौन कौन सी? पहले ये क्या थी? 14 ही भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 थी। ठीक है, फिर 21वां संशोधन हुआ 1967 में। ठीक है, तब क्या किया गया? 1967 में सिंधी को जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया? सिंधी को। मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देती हूँ। सिंधी को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये संख्या कितनी होगी? 15 हो गई। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ। तो क्या हुआ? 71वां संशोधन कब हुआ? 1992 में। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? इसमें 3 भाषाएं और जोड़ दी गई। कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, वो जोड़ दी गई। जब इनको जोड़ दी गई तो ये संख्या कितनी होगी? 18 होगी। इसे क्लियर करके दोबारा बता, कितनी संख्या होगी? 18 हो गई। फिर क्या 92 संशोधन में क्या हुआ? 2003 में जो 92वां संशोधन हुआ उसमें 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यहाँ लिखा तो है, रुको, कौन सी? ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये तीनों जोड़ दी गई। चारों, सॉरी, तब 2003 में जोड़ दी गई तो क्या होगी? 22 होगी। उससे पहले ये कोंकणी, मणिपुरी और बोडो जोड़ी गई थी 1992 में। ठीक है, तब ये कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी। उससे पहले कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग 1955। ठीक है, राजभाषा आयोग 1955। ठीक है, राष्ट्रपति ने 1955 में बाल गंगाधर खेर के अध्यक्ष में राजभाषा आयोग का गठन किया था और इसमें कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। इस आयोग के मुख्य सुझाव है, पढ़ लेते हैं। किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है, उनका कहना था ये। ठीक है, हिंदी सर्वाधिक बोली व समझे जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। ये जो थे ना, उनके विचार थे जो उन्होंने वहाँ प्रकट किए थे। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा विशेष दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप में सीखनी चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो।
संसद व विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखना ही चाहिए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 2004 में 4 भाषाएं, ये तो मैं आपको पीछे करा चुकी हूँ, 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली जोड़ी गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। उसमें ये व्यवस्था की गई कि हिंदी को 1965 ईस्वी तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति राजभाषा योग संसद और सरकार के आदेश, सुझाव, अधिनियम, अनुदेश और नियम निर्धारित किए, जिसके द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सुनिश्चित किया गया। राजभाषा अधिनियम 1976, इससे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए, जो इस प्रकार है। पहला क्या था, भारत के राज्यों में 3 वर्गों में बांटा गया। क वर्ग क्षेत्र, ये शायद क्वेश्चन आया भी था। क वर्ग क्षेत्र में कौन से थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली। ये सभी क्या है, हिंदी भाषा के क्षेत्र है। याद रखना, अगर आ जाए क वर्ग में तो याद रखना हिंदी के क्षेत्र आते हैं। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एमपी में हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में हिंदी, बिहार में हिंदी, हिमाचल में हिंदी, हरियाणा में हिंदी और दिल्ली में हिंदी बोली जाती है। तो ये सभी भाषाई क्षेत्र है। ख वर्ग के क्षेत्र में कौन आए थे, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्रीय शासित चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार। एक क वर्ग वाला पूछा जा चुका है, तो ख वर्ग वाला उम्मीद है पूछेगा, तो ये तो याद रख लेना। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तो याद रहेंगे, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार भी याद कर लेना। ग वर्ग क्षेत्र में बाकी के जो राज्य थे सभी शेष राज्य और संघ शासित क्षेत्र थे। आगे है, केंद्रीय कार्यालयों से क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। ख श्रेणी वालों के राज्य पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क वर्ग पत्र कौन सी भाषा में भेजे जाएंगे, देवनागरी। ख श्रेणी वालों को पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में। केंद्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षित हिंदी प्रश्न पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यकालों में सभी पत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में हो, तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य होगा। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हो, तो वहां टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि का कार्य हिंदी में ही किया जा सकेगा। वर्तमान में हिंदी विश्व की तीसरी सार्वजनिक बोली जाने वाली भाषा है, फिर भी भारत यह उपेक्षित रही है। आज भी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का ना होना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी। आई होप आपके नोट्स में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके पेपर में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।